हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम सब पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 7th की। आज हम पढ़ेंगे 7th चैप्टर। इस चैप्टर का नाम है क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण। आज हम क्षेत्रीय संस्कृतियों के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आइए शुरू करते हैं। लोगों का वर्णन करने का सबसे आसान तरीका लोगों का वर्णन करने का सबसे आसान तरीका उनकी बोलचाल की भाषा भाषा से है। उन्हें परिभाषित करना। जब हम किसी व्यक्ति को तमिल या उड़िया कहते हैं तो आमतौर पर इसका अर्थ होता है कि यह तमिल अथवा उड़िया भाषा बोलता है और तमिलनाडु या उड़ीसा में रहता है। हम ऐसा अनुमान लगाते हैं। इसी तरह से हम प्रत्येक क्षेत्र को कुछ खास किस्म के भोजन, वस्त्र, काव्य, नृत्य, संगीत और चित्रकला से जोड़ा करते हैं। कभी-कभी हम इन अस्मिताओं को मानकर चलते हैं और सोचते हैं कि ये युग युगांतरों से अस्तित्व में है, किंतु भिन्न-भिन्न क्षेत्रों के बीच विभाजक सीमाओं के बनने में समय की भूमिका रही है। जिन्हें जिन्हें हम आज क्षेत्रीय संस्कृतियां समझते हैं, वे समय के साथ-साथ बदलती हैं। वे समय के साथ-साथ बदलती हैं। सच तो यह है कि आज भी बदल रही है। जो संस्कृतियां हैं वह आज भी बदल रही हैं। इस प्रक्रिया के तहत स्थानीय परंपराओं और उपमहाद्वीप के अन्य भागों के विचारों के आदान-प्रदान ने एक दूसरे को संपन्न बनाया है। जैसा कि हम देखेंगे कि कुछ परंपराएं तो कुछ विशेष क्षेत्रों की अपनी हैं, जबकि कुछ अन्य भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में एक समान प्रतीत होती हैं। परंतु इसके अतिरिक्त कुछ अन्य परंपराएं एक खास इलाके के पुराने रीति रिवाजों से तो निकली हैं, परंतु अन्य क्षेत्रों में जाकर उन्हें एक नया रूप ले लिया है। चेर और मलयालम भाषा का विकास। चेर और मलयालम भाषा का विकास। आइए भाषा और क्षेत्र के बीच अंतर संबंध के एक उदाहरण से अपना विश्लेषण प्रारंभ करें। महोदयपुरम का चेर राज्य प्रायद्वीप के दक्षिणी पश्चिमी भाग में, जो आज के केरल राज्य का एक हिस्सा है, 9वीं शताब्दी में स्थापित किया गया। संभवतः मलयालम भाषा इस इलाके में बोली जाती थी। शासकों ने मलयालम भाषा एवं लिपि का प्रयोग अपने अभिलेखों में किया। वस्तुतः इस भाषा का प्रयोग उपमहाद्वीप के सरकारी अभिलेखों में किसी क्षेत्रीय भाषा के प्रयोग के सबसे पहले उदाहरणों में से एक है। साथ साथ चेर लोगों ने संस्कृत की परंपराओं से भी बहुत कुछ ग्रहण किया। केरल का मंदिर रंगमंच, जिसकी परंपरा इस युग तक खोजी जा सकती है, संस्कृत के महाकाव्यों पर आधारित था। मलयालम भाषा की पहली साहित्यिक कृतियां, जो लगभग 12वीं शताब्दी की बताई जाती हैं, प्रत्यक्ष रूप से संस्कृत की ऋणी है। यह भी एक काफी रोचक तथ्य है कि 14वीं शताब्दी का एक ग्रंथ लीला तिलकम, जो व्याकरण तथा काव्यशास्त्र की विषयक मणि प्रवालम शैली में लिखा गया था। मणि प्रवालम का शाब्दिक अर्थ है हीरा और मूंगा, जो यहाँ दो भाषाओं संस्कृत तथा क्षेत्रीय भाषा के साथ साथ प्रयोग की ओर संकेत करता है। यहाँ पे देखिए एक चित्र दिया गया है। मलयालम में रचित आरंभिक केरल का एक अभिलेख। यहाँ पे देखिए मलयालम भाषा में लिखा गया है। चित्र संख्या 2 देखते हैं। इसमें क्या है कि बालभद्र, सुभद्रा और जगन्नाथ की लघु मूर्तियां, ताम्रपत्र की पांडुलिपि, उड़ीसा। ये देखिए यहाँ पे चित्र दिखाया गया है। अब हम देखते हैं शासक और धार्मिक परंपराएं। जगन्नाथी संप्रदाय। शासक और धार्मिक परंपराएं। अन्य क्षेत्रों में क्षेत्रीय संस्कृतियां क्षेत्रीय धार्मिक परंपराओं से विकसित हुई थी। इस प्रक्रिया का सर्वोत्तम उदाहरण है पुरी, उड़ीसा में जगन्नाथ का संप्रदाय। जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ है दुनिया का मालिक, जो विष्णु का पर्यायवाची है। आज तक जगन्नाथ की काष्ठ प्रतिमा स्थानीय जनजाति लोगों द्वारा बनाई जाती है, जिससे यह तात्पर्य निकलता है कि जगन्नाथ मूलतः एक स्थानीय देवता थे, जिन्हें आगे चलकर विष्णु का रूप मान लिया गया। जो जगन्नाथ थे वह एक स्थानीय देवता थे, इन्हें ही आगे चलकर विष्णु मान लिया गया, विष्णु का रूप मान लिया गया।
12वीं शताब्दी में गंग वंश के एक अत्यंत प्रतापी राजा अनंत वर्मन ने पुरी में पुरुषोत्तम जगन्नाथ के लिए एक मंदिर बनवाने का निश्चय किया था। जो कई बार क्वेश्चन अगर आपसे पूछा गया कि जो जगन्नाथ थे, पुरुषोत्तम जगन्नाथ का मंदिर किस बनवाने का श्रेय किसे जाता है, तो हम बोलेंगे कि एक राजा अनंत वर्मन थे, उन्होंने ही मंदिर बनवाने का निश्चय किया था। उसके बाद 1230 में राजा अनंग भीम तृतीय ने अपना राज्य पुरुषोत्तम जगन्नाथ को अर्पित कर दिया और स्वयं को जगन्नाथ का प्रतिनियुक्त घोषित किया। यह कौन से राजा थे? अनंग भीम तृतीय। ज्यों-ज्यों इस मंदिर को तीर्थ स्थल यानी तीर्थ यात्री के केंद्र के रूप में महत्व होता गया, सामाजिक तथा राजनीतिक मामलों में भी इसकी सत्ता बढ़ती गई। जिन्होंने भी उड़ीसा को जीता, जैसे मुगल, मराठे और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, सबने इस मंदिर पर अपना नियंत्रण स्थापित करने का प्रयत्न किया। वे सब यह महसूस करते थे कि मंदिर पर नियंत्रण प्राप्त करने से स्थानीय जनता में उनका शासन स्वीकार्य हो जाएगा। राजपूत और सूरबीरता की परंपरा। यहाँ पे देखिए, ये जगन्नाथपुरी मंदिर है। चित्र संख्या 3। राजपूत और सूरबीरता की परंपराएं। राजपूत और सूरबीरता की परंपराएं। 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश लोग उस क्षेत्र को जहां का अधिकांश राजस्थान स्थित है, राजपूताना कहते थे। इससे यह समझा जाता है कि एक ऐसा प्रदेश था जहां केवल अपना प्रमुख रूप से राजपूत ही रहा करते थे। लेकिन यह बात आंशिक रूप से ही सत्य है। ऐसे अनेक समूह थे जो आज भी हैं, जो उत्तरी तथा मध्यवर्ती भारत के अनेक क्षेत्रों में अपने आप को राजपूत कहते हैं। यह भी सच है कि राजस्थान में राजपूतों के अलावा अन्य लोग भी रहते हैं। तथापि अक्सर यह माना जाता है कि राजपूतों ने राजस्थान को एक विशिष्ट संस्कृति प्रदान की। ये सांस्कृतिक परंपराएं वहां के शासकों के आदर्शों तथा अभिलाषाओं के साथ घनिष्ठता से जुड़ी हुई थी। लगभग 8वीं शताब्दी से आज के राजस्थान के अधिकांश भाग पर विभिन्न परिवारों के राजपूत राजाओं का शासन रहा। पृथ्वीराज, जिसे हमने अध्याय 2 में देखा था, एक ऐसा ही शासक था। ये शासक ऐसे सूरवीरों के आदर्शों को अपने हृदय में, अब यहाँ पे देखिए चित्र है बीकानेर के राजकुमार राज सिंह, यह है। आदर्शों को सजोए रखते थे, जिन्होंने रण क्षेत्र में बहादुरी से लड़ते हुए अक्सर मृत्यु का वरण किया मगर पीठ नहीं दिखाई। राजपूत सूरवीरों की कहानियां काव्यों एवं गीतों में सुरक्षित हैं। ये विशेष रूप से प्रशिक्षित चारणों भाटों द्वारा गाई जाती है। एक काव्य एवं गीत ऐसे सूरवीरों की स्मृति को सुरक्षित रखते हैं। उनसे यह आशा की जाती थी कि वे अन्य जनों को भी उन सूरवीरों का अनुसरण करने के लिए प्रेरित एवं प्रोत्साहित करेंगे। साधारण जन भी इन कहानियों से आकर्षित होते थे। इन कहानियों में अक्सर नाटकीय स्थितियों और स्वामी भक्ति, मित्रता, प्रेम, शौर्य, क्रोध आदि प्रबल संवेगों का चित्रण होता था। क्या स्त्रियों को भी इन कहानियों में स्थान प्राप्त था? कहीं कहीं यह चित्रित किया गया है कि स्त्रियां अपने सूरवीर पतियों का जीवन मरण दोनों में अनुसरण करती थीं। सती प्रथा यानी विधवाओं द्वारा अपने मृतक पतियों की चिता पर जिंदा जल जाने की प्रथा का भी कुछ कहानियों में उल्लेख पाया जाता है। इस प्रकार जो लोग सूरवीरता के आदर्शों का पालन करते थे, उन्हें अक्सर इस आदर्श के लिए अपने जीवन का बलिदान करना होता था। अब यहाँ पे देखिए कि चित्र संख्या मानचित्र दिया गया है। यह वह क्षेत्र हैं जिनकी इस अध्याय में चर्चा की गई है। तो कौन कौन से क्षेत्र हैं? जैसे आपका देखिए हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, और उसके बाद यहाँ पे देखिए राजस्थान में बीकानेर, जोधपुर, अजमेर, जयपुर, चित्तौड़गढ़, हरियाणा। उसके बाद यहाँ पे देखिए लखनऊ, जो कि उत्तर प्रदेश में है। यह अवध का क्षेत्र। यहाँ पे देखिए फिर पश्चिम बंगाल में जैसे कोलकाता हो गया, भुवनेश्वर, ओडिशा में पुरी। उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, ढाका,
यहाँ पे देखिए केरल हो गया, कुछ क्षेत्र ऐसे थे, यही मानचित्र में दिखाया गया जो कि हम इस अध्याय में जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो अब देखते हैं क्षेत्रीय सीमांतों से परे कथक नृत्य की कहानी। एक कथक नृत्य की कहानी कहाँ से शुरू हुई थी, तो इसके बारे में देखते हैं। क्षेत्रीय सीमांतों से परे कथक नृत्य की कहानी। यदि सूरवीरता की परंपराएं भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न रूप से मिल सकती हैं, तो नृत्य के विषय में भी यह सच है। नृत्य के एक रूप कथक के इतिहास को देखिए। यह नृत्य शैली का उत्तर भारत के अनेक भागों से जुड़े है। कथक नृत्य, कथक शब्द कथा शब्द से निकला है, जिसका प्रयोग संस्कृत तथा अन्य भाषाओं में कहानी के लिए किया जाता है। कथक मूल रूप से उत्तर भारत के मंदिरों में कथा यानी कहानी सुनने वालों की एक जाति थी। एक कथाकार अपने हाव भाव तथा संगीत से अपने कथावाचक को अलंकृत किया करते थे। 15वीं तथा 16वीं शताब्दियों में भक्ति आंदोलन के प्रसार के साथ कथक एक विशिष्ट नृत्य शैली का रूप धारण करने लगा। राधा कृष्ण के पौराणिक आख्यान यानी कहानियां लोकनाट्य के रूप में प्रस्तुत किए जाते थे, जिन्हें रासलीला कहा जाता था। रासलीला में लोक नृत्य के साथ कथक कथाकार के मूल भाव से भी जुड़े होते हैं। अब बात करते हैं आगे। मुगल बादशाहों और उनके अभिजातों के शासनकाल में कथक नृत्य राज दरबार में प्रस्तुत किया जाता था, जहां इस नृत्य ने अपने वर्तमान अभिलक्षण अर्जित की और वह एक विशिष्ट नृत्य शैली के रूप में विकसित हो गया। आगे चलकर यह दो परंपराओं अर्थात घरानों में फूला फला। राजस्थान जयपुर के दरबारों में और लखनऊ में अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण में यह एक प्रमुख कला के रूप में उभरा। बात हम कथक की कर रहे हैं। 1850 से 1875 के दौरान यह नृत्य शैली के रूप में इन दो क्षेत्रों में ही नहीं बल्कि आज के पंजाब, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, बिहार तथा मध्य प्रदेश के निकटवर्ती इलाकों में भी पक्के तौर पर संस्थापित हो गया। इसकी प्रस्तुति में क्लिष्ट तथा द्रुत पद संचालन, उत्तम वेशभूषा तथा कहानियों के प्रस्तुतिकरण एवं अभिनय पर जोर दिया जाने लगा। यहाँ पे देखिए एक चित्र है, नृत्य की कक्षा, लक्ष्मण मंदिर, खजुराहो। यह चित्र है। अनेक अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों की तरह कथक को 19वीं तथा 20वीं शताब्दियों में अधिकांश ब्रिटिश प्रशासकों ने नापसंद किया। फिर भी यह जीवित बचा रहा और गणिकाओं द्वारा पेश किया जाता रहा। स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद तो देश में इसे 6 शास्त्रीय नृत्यों के रूप में मान्यता मिल गई कथक को। यहाँ पे देखिए श्रेष्ठ शास्त्रीय क्या होता है। ऐतिहासिक रूप से इस शब्द का तात्पर्य कला और साहित्य की उन महान कृतियों से है जिनकी रचना 5वीं तथा 4वीं शताब्दी में प्राचीन यूनान में की गई थी। यह वह काल था जब यूनान में एथेंस की उन्नति करते करते एक अत्यंत उत्कृष्ट स्थिति पर पहुंच गया। एथेंस की यह उन्नत स्थिति निकट और मध्य पूर्व से भारतीय सीमा पर सिकंदर की विजयों तक बनी रही। यह देखिए, यह श्रेष्ठ शास्त्रीय शब्द यहाँ से आया था। अब देखिए शास्त्रीय नृत्य। किस कला को शास्त्रीय माना जाए, इस प्रश्न का उत्तर देना अक्सर बहुत कठिन होता है। क्या हम उस रूप या शैली को शास्त्रीय कहते हैं जिसका विषय धार्मिक हो, अथवा क्या हम उसे शास्त्रीय इसलिए मानते हैं क्योंकि उसके लिए अत्यधिक कौशल की आवश्यकता होती है, जो कई वर्षों के लंबे प्रशिक्षण से ही प्राप्त होता है, अथवा यह शास्त्रीय इसलिए है क्योंकि यह निर्धारित नियमों के अनुसार ही प्रदर्शित या प्रस्तुत किया जाता है और उसमें विभिन्नताओं को प्रोत्साहित नहीं किया जाता है। ऐसे प्रश्न हैं जिन पर हमें विचार करने की आवश्यकता है। यह भी स्मरणीय है। यह भी स्मरणीय है। यह भी स्मरणीय है कि बहुत से ऐसे नृत्य रूपों में जिन्हें लोक नृत्य की श्रेणी में रखा गया है, ये विशिष्टताएं पाई जाती हैं जिन्हें शास्त्रीय रूपों का विशिष्ट लक्षण बताया जाता है। यद्यपि शास्त्रीय विशेषण का प्रयोग उन कला रूपों की श्रेष्ठता का सूचक हो सकता है, फिर भी यह हमेशा शब्दशः सही नहीं होता है। यहाँ पे देखिए नहीं होता है। अन्य नृत्य रूप जिन्हें इस समय शास्त्रीय माना गया है, तो देखिए कौन कौन से शास्त्रीय नृत्य हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है।
इसको जरूर आप लोग याद रखिएगा क्योंकि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो भरतनाट्यम जो कि तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है, कथाकली जो कि केरल का है, उड़ीसी जो कि उड़ीसा का है, कुचिपुड़ी जो कि आंध्र प्रदेश का है, मणिपुरी जो कि मणिपुर का है। यहाँ पे देखिए एक दरबारी नृत्य है कथक नृत्यांगनाओं की। अब देखते हैं संरक्षकों के लिए चित्रकला, लघु चित्रों की परंपरा। एक अन्य परंपरा जो कई रीतियों में विकसित हुई थी वह थी लघु चित्रों की परंपरा। लघु चित्र जैसा कि उनके नाम से पता चलता है छोटे आकार के चित्र होते हैं जिन्हें आमतौर पर जल रंगों से कपड़े या कागज पर चित्रित किया जाता है। प्राचीनतम लघु चित्र ताल पत्रों अथवा लकड़ी की तख्तियों पर चित्रित किए गए थे। इनमें सर्वाधिक सुंदर चित्र जो पश्चिम भारत में पाए गए जैन ग्रंथों को सचित्र बनाने के लिए प्रयोग किए गए थे। मुगल बादशाह अकबर, जहांगीर और शाहजहां ने अत्यंत कुशल चित्रकारों को संरक्षण प्रदान किया था जो प्राथमिक रूप से इतिहास और काव्यों की पांडुलिपियां चित्रित करते थे। पांडुलिपियां आमतौर पर चटक रंगों में चित्रित की जाती थी। उनमें दरबार के दृश्य, लड़ाई तथा शिकार के दृश्य और सामाजिक जीवन के अन्य पहलू चित्रित किए जाते थे। अक्सर उपहार के तौर पर भी इन चित्रों का आदान प्रदान किया जाता था और ये कुछ गिने चुने लोगों, बादशाह और उनके उनके घनिष्ठ जनों द्वारा ही देखे जा सकते थे। मुगल साम्राज्य के पतन के साथ अनेक चित्रकार मुगल दरबार छोड़कर नए उभरने वाले क्षेत्रीय राज्यों के दरबार में चले गए। परिणाम स्वरूप मुगलों की कलात्मक रुचियों ने दक्षिण के क्षेत्रीय दरबारों और राजस्थान के राजपूती दरबारों को प्रभावित किया, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने अपनी विशिष्ट विशेषताओं को सुरक्षित रखा और उनका भी विकास किया। मुगल उदाहरणों का अनुसरण करते हुए शासकों तथा उनके दरबारों के दृश्य चित्रित किए जाने लगे। इनके साथ साथ मेवाड़, जोधपुर, बूंदी, कोटा और किशनगढ़ जैसे केंद्रों में पौराणिक कथाओं तथा काव्यों के विषयों का चित्रण बराबर जारी रहा है। यहाँ पे देखिए शिकार के दौरान आराम करते हुए अकबर, मुगल लघु चित्र। यहाँ पे देखिए होली खेलते हुए महाराणा राम सिंह द्वितीय राजपूत लघु चित्र कोटा, यह कोटा का चित्र है, होली खेलते हुए दिखाया गया है। ऐसा ही एक अन्य क्षेत्र था आधुनिक हिमाचल प्रदेश के इर्द गिर्द हिमालय की तलहटी का इलाका। 17वीं शताब्दी के बाद वाले वर्षों में इस क्षेत्र में लघु चित्रकला की एक साहसपूर्ण एवं भावप्रवण शैली का विकास हो गया। इसे बसोहली शैली कहा जाता है। यहाँ जो सबसे लोकप्रिय पुस्तक चित्रित की गई थी वह थी भानुदत्त की रसमंजरी। 1739 में नादिर शाह के आक्रमण और दिल्ली विजय के परिणाम स्वरूप मुगल कलाकार मैदानी इलाकों की, यहाँ पे देखिए एक चित्र है कृष्ण राधा और उसकी सखियां, पहाड़ी लघु चित्र कांगड़ा। अनिश्चितताओं से बचने के लिए पहाड़ी क्षेत्रों की ओर पलायन कर गए। उन्हें वहां जाते ही आश्रयदाता तैयार मिले जिनके फलस्वरूप चित्रकारी की कांगड़ा शैली विकसित हुई। 18वीं शताब्दी के मध्य भाग तक कांगड़ा के कलाकारों ने एक नई शैली विकसित कर ली जिसने लघु चित्रकारी में एक नई जान डाल दी। उनकी प्रेरणा का स्रोत वहां की वैष्णव परंपराएं थी। ठंडे नीले और हरे रंगों सहित कोमल रंगों का प्रयोग और विषयों का काव्यात्मक निरूपण कांगड़ा शैली की विशेषता थी। स्मरण रहे कि साधारण स्त्री पुरुष भी बर्तनों, दीवारों, कपड़ों, फर्श आदि पर अपनी कलाकृतियां चित्रित करते थे। कला के इन नमूनों में से कुछ ही बच पाते थे। इसके विपरीत लघु चित्र राजमहलों में सावधानी पूर्वक रखे जाते थे जिससे वे सदियों तक सुरक्षित रहे। बंगाल नजदीक से एक नजर। एक क्षेत्रीय भाषा का विकास, जैसा कि हमने प्रारंभ में देखा था कि अक्सर क्षेत्रों के नाम वहां के निवासियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा के अनुसार निर्धारित करते हैं। इसलिए हम यह मान लेते हैं बंगाल में लोग बंगाली यानी बंगला ही बोलते थे। परंतु एक दिलचस्प बात यह है कि आज बंगाली संस्कृत से निकली हुई भाषा मानी जाती है। प्रारंभिक यानी ईसा पूर्व प्रथम सहस्त्राब्दी के मध्य भाग के संस्कृत ग्रंथों के अध्ययन से पता चलता है कि बंगाल के लोग संस्कृत से उपजी हुई भाषा नहीं बोलते थे। फिर भी नई भाषा का उद्भव कैसे हुआ?
यहाँ पे देखिए चित्र संख्या 10 है, सबसे पहली बंगाली रामायण के तालपत्र की पांडुलिपि का एक पृष्ठ। पे देखिए बंगाली रामायण के तालपत्र की पांडुलिपि का एक पृष्ठ यहाँ पे दिया गया है, चित्र संख्या 10। ईसा पूर्व चौथी तीसरी शताब्दी में बंगाल और मगध दक्षिण बिहार के बीच वाणिज्यिक संबंध स्थापित होने लगे थे, जिसके कारण संभवतः संस्कृत का प्रभाव बढ़ता गया। चौथी शताब्दी के दौरान गुप्त वंशी शासकों ने उत्तरी बंगाल पर अपना राजनीतिक नियंत्रण स्थापित कर लिया और वहां ब्राह्मणों को बसाना शुरू कर दिया। इस प्रकार गंगा की मध्य घाटी के भाषाई तथा सांस्कृतिक प्रभाव अधिक प्रबल हो गए और 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री ह्वेन सांग ने यह पाया कि बंगाल में सर्वत्र संस्कृत से संबंधित भाषाओं का प्रयोग हो रहा था। 8वीं शताब्दी से पाल शासकों के अंतर्गत एक क्षेत्रीय राज्य का उद्भव हो गया, जैसा कि अध्याय 2 में हमने देखा था। 14वीं से 16वीं शताब्दियों के बीच बंगाल पर सुल्तानों का शासन रहा, जो दिल्ली में स्थित शासकों से स्वतंत्र थे, जैसा कि अध्याय 3 में देखा। 1586 में जब अकबर ने इस प्रदेश बंगाल को जीत लिया तो उसे सूबा माना जाने लगा। उस समय प्रशासन की भाषा तो फारसी थी, लेकिन बंगाली एक क्षेत्रीय भाषा के रूप में विकसित हो रही थी अकबर के काल से। वस्तुतः 15वीं शताब्दी तक आते आते उपभाषाओं तथा बोलियों का बंगाली समूह एक सामान्य साहित्यिक भाषा द्वारा एकबद्ध हो गया। यह साहित्यिक भाषा उस क्षेत्र के पश्चिमी भाग की बोलचाल की भाषा थी, जिसे अब पश्चिमी बंगाल कहा जाता है। बंगाली का उद्भव संस्कृत से ही हुआ है। यह अपने क्रम विकास की अनेक अवस्थाओं से गुजरी है। इसके अलावा गैर संस्कृत शब्दों का एक ही विशाल शब्द भंडार, जो जनजाति भाषाओं, फारसी और यूरोपीय भाषाओं सहित अनेक स्रोतों से प्राप्त हुआ है, आधुनिक बंगाली का एक हिस्सा बन गया है। बंगाली के प्रारंभिक साहित्य को दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है। एक श्रेणी संस्कृत की ऋणी और दूसरी उसे स्वतंत्र। पहली श्रेणी में संस्कृत महाकाव्यों के अनुसार मंगल काव्य, शाब्दिक अर्थों में शुभ यानी मांगलिक काव्य, जो स्थानीय देवी देवताओं से संबंधित है, और भक्ति साहित्य जैसे गौड़ी वैष्णव आंदोलन के नेता श्री चैतन्य देव की जीवनियां अध्याय 6 में हम देख चुके हैं, शामिल है। दूसरी श्रेणी में नाथ साहित्य शामिल है, जैसे मैनामती गोपीचंद के गीत, धर्म ठाकुर की पूजा से संबंधित कहानियां, परी कथाएं, लोक कथाएं और गाया गीत। मैनामती गोपीचंद और धर्म ठाकुर यह किससे संबंधित है, हम इसको देखते हैं। नाथ लोग सन्यासी होते थे जो तरह तरह की योगिक क्रिया करते थे। यह गीत विशेष जो अक्सर अभिनीत किया जाता है, यह बताता है कि रानी मैनामती ने अपने पुत्र गोपीचंद को अनेक बाधाओं के समक्ष सन्यास का मार्ग अपनाने को किस प्रकार प्रोत्साहित किया था। जो मैनामती थी, इन्होंने अपने पुत्र जो गोपीनाथ थे, उन्होंने सन्यासी का मार्ग अपनाने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया था। धर्म ठाकुर एक क्षेत्रीय लोक प्रिय देव हैं, जिनकी पूजा अक्सर एक पत्थर या काठ की मूर्ति के रूप में की जाती है। अक्सर अगर हम शब्दों से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया धर्म ठाकुर के बारे में, तो यह एक लोकप्रिय देव है जिनकी पूजा अक्सर पत्थर या काठ की मूर्ति के रूप में की जाती है, धर्म ठाकुर की। पहली श्रेणी के ग्रंथों का काल निर्णय करना अपेक्षाकृत सरल है, क्योंकि अनेक पांडुलिपियां पाई गई हैं जिसमें यह इंगित किया गया है कि उनकी रचना 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 18वीं शताब्दी के मध्य भाग के बीच की गई थी। दूसरी श्रेणी की कृतियां मौखिक रूप से कहीं सुनी जाती थी, इसलिए उनका उनका काल निर्णय सही नहीं किया जा सकता। वे खास तौर पर पूर्वी बंगाल में लोकप्रिय थी, जहां ब्राह्मणों का प्रभाव अपेक्षाकृत कम था। पीर और मंदिर। 16वीं शताब्दी से लोगों ने बड़ी संख्या में पश्चिम बंगाल के कम से कम उपजाऊ क्षेत्र को छोड़कर दक्षिण पूर्वी बंगाल के जंगली तथा दलदली इलाकों में प्रवास करना शुरू कर दिया था। ज्यों ज्यों वे पूर्व की ओर बढ़ते गए, जंगलों को साफ करके भूमि में धान की खेती करने लगे। सने सने स्थानीय मछुआ तथा स्थानांतरित खेती करने वाले लोग, जो अक्सर जनजाति थे, किसानों के नए समुदायों में मिल गए। इन्हीं दिनों बंगाल पर मुगलों का नियंत्रण स्थापित हो गया था, जिन्होंने पूर्वी डेल्टा प्रदेश के केंद्रीय भाग में स्थित ढाका नगर में अपनी राजधानी स्थापित की। अधिकारी और कर्मचारी लोग भूमि प्राप्त करके अक्सर उस पर मस्जिदें बना लेते थे, जो इलाकों के धार्मिक रूपांतरण के केंद्रों के रूप में काम आती थी।
केंद्रों के रूप में काम आती थी। प्रारंभ में बाहर से आकर यहाँ बसने वाले लोग इन अस्थिर परिस्थितियों में रहने के लिए कुछ व्यवस्था तथा आश्वासन चाहते थे। ये सुख सुविधाएं तथा आश्वासन उन्हें समुदाय के नेताओं ने प्रदान की। ये नेता शिक्षकों और निर्णायकों की भूमिका भी अदा करते थे। कभी कभी ऐसा समझा जाता था कि इन नेताओं के पास अलौकिक शक्तियां हैं। स्नेह और आदर से लोग इन्हें पीर कहा करते थे, जो नेता थे। इस पीर श्रेणी में संत या सूफी, अन्य धार्मिक महानुभाव, साहसी, उपनिवेशी, देवत्व प्राप्त सैनिक एवं योद्धा, विभिन्न हिंदू तथा बौद्ध देवी देवताओं और यहाँ तक कि जीवात्माएं भी शामिल थे। पीरों की पूजा पद्धतियां बहुत ही लोकप्रिय हो गई थी और उनकी मजारें बंगाल में सर्वत्र पाई जाती हैं। यहाँ पे देखिए जीववाद क्या होता है। यह मानना कि पेड़ पौधे, जड़ वस्तुओं और प्राकृतिक घटनाओं में जीवात्मा है, इसे हम जीववाद कहते हैं। बंगाल में 15वीं शताब्दी के बाद वाले वर्षों में मंदिर बनाने का दौर जोरों पर रहा, जो 19वीं शताब्दी में आकर समाप्त हो गया। हमने देखा कि अध्याय 2 मंदिर तथा अन्य धार्मिक भवन अक्सर उन व्यक्तियों या समूहों द्वारा बनाए जाते थे जो शक्तिशाली बन रहे थे। इनके माध्यम से अपनी शक्ति तथा भक्ति भाव का प्रदर्शन करना चाहते थे। बंगाल में साधारण ईंटों और मिट्टी गारे से अनेक मंदिर यानी निम्न सामाजिक समूहों जैसे कालू, जिसे तेली कहा जाता था, कंसारी जिसे घंटा धातु के कसारी जो थे घंटा धातु के कारीगर थे, आदि के समर्थन से बने थे। यूरोप की व्यापारिक कंपनियों के आ जाने से नए आर्थिक अवसर पैदा हुए। इन सामाजिक समूहों से संबंधित अनेक परिवारों ने इन अवसरों का लाभ उठाया। जैसे जैसे लोगों की सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति सुधरती गई, उन्होंने इन स्मारकों के निर्माण के माध्यम से अपनी परिस्थिति या प्रतिष्ठा की घोषणा कर दी। जब स्थानीय देवी देवता जो पहले गांव में छान छप्पर वाली झोपड़ियों में पूजे जाते थे, को ब्राह्मणों द्वारा मान्यता प्रदान कर दी गई। उनकी प्रतिमाएं मंदिरों में भी स्थापित किए जाने लगी। इन मंदिरों की शक्ल या आकृति बंगाल की छप्परदार झोपड़ियों की तरह दो छतों वाली या चौचाला चार छतों वाली होती थी। इसके कारण मंदिरों की स्थापत्य कला में विशिष्ट बंगाली शैली का प्रादुर्भाव हुआ। अपेक्षाकृत जटिल चौचाला यानी चार छतों वाली ढांचे में चार त्रिकोणीय छतें चार दीवारी पर रखी जाती थी, जो ऊपर तिर्यक रेखा या एक बिंदु तक जाती थी। मंदिर आमतौर पर एक वर्गाकार चबूतरे पर बनाए जाते थे। उनके भीतरी भाग में कोई सजावट नहीं होती थी, लेकिन अनेक मंदिरों की बाहरी दीवारें चित्रकारियों, सजावटी टाइलों अथवा मिट्टी की पट्टियों से सजी होती थी। कुछ मंदिरों में, विशेष रूप से पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले में विष्णुपुर के मंदिरों में, ऐसी सजावटें अत्यंत उत्कृष्ट कोटि तक पहुंच चुकी थी। मछली भोजन के रूप में परंपरागत भोजन संबंधी आदतें आमतौर पर स्थानीय रूप से उपलब्ध खाद्य पदार्थों पर निर्भर करती हैं। बंगाल एक नदी मैदान है जहां मछली और धान की उपज बहुतायत से होती है, इसलिए स्वाभाविक है कि इन दोनों को गरीब बंगालियों की भोजन सूची में भी प्रमुख स्थान प्राप्त है। मछली पकड़ना वहां का प्रमुख धंधा रहा है। बंगाली साहित्य में मछली का स्थान स्थान पर उल्लेख मिलता है। इससे ज्यादा और क्या होगा कि मंदिरों और बौद्ध विहारों की दीवारों पर जो मिट्टी की पट्टियां लगी हैं, उसमें भी मछलियों को साफ करते हुए और टोकरियों में भरकर बाजार ले जाते हुए दर्शाया गया है। ब्राह्मणों को समिष्ट भोजन करने की अनुमति नहीं थी, लेकिन स्थानीय आहार में मछली को लोकप्रियता को देखते हुए ब्राह्मण धर्म के विशेषज्ञों ने बंगाली ब्राह्मणों के लिए इस निषेध में ढील दी। बृहद बृहद धर्म पुराण, जो बंगाल में रचित 13वीं सदी का संस्कृत ग्रंथ है, ने स्थानीय ब्राह्मणों को कुछ खास किस्म की मछलियों खाने की अनुमति दे दी। आप देखिए चित्र संख्या 14, जिसमें घरेलू उपयोग के लिए मछली तैयार करते हुए विशाल लक्ष्मी मंदिर से पक्की मिट्टी का एक फलक, आरामबाग। यहाँ पे देखिए कुछ चित्र था। यहाँ पे देखिए चित्र संख्या 13, गोपियों के साथ कृष्ण, श्यामपुर मंदिर से पक्की मिट्टी की एक पटिया, विष्णुपुर। यहाँ पे देखिए क्षेत्रीय संस्कृति का निर्माण। यहाँ पे देखिए एक दोचाला छप्परदार झोपड़ी। यहाँ पे देखिए एक चौचाला मंदिर, ये है। यहाँ पे एक झोपड़ी है।
यहाँ पे देखिए क्या कहते हैं कि कुछ बीज शब्द हैं जिनको हम सबने पढ़ा, जिनमें से जैसे शास्त्री, लघु चित्र, पीर, बोली, इनके बारे में हमने पढ़ा। और यहाँ पे देखिए कुछ अभ्यास प्रश्न दिया गया है, जिसमें से पहला है कि निम्नलिखित में मेल बिठाएं। तो पहला है जो अनंत वर्मन जो संबंधित है उड़ीसा से, और महोदयपुरम केरल, लीला तिलकम केरल। जो लघु चित्र है वह संबंधित है आपका कांगड़ा से, और जो मंगल काव्य है बंगाल से संबंधित है, जगन्नाथ पुरी से संबंधित है। तो इस तरीके हमने मिलान कर लिया। तो आज के लिए इतना ही, अब हम मिलते हैं अगले चैप्टर में। तो अगर आपको हमारा सेशन पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले चैप्टर में। थैंक यू सो मच।